महबूब कयामत होगी। आहा पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिले। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी। मैंने पूछा जी, मुझे को आपकी शक्ल कुछ किशोर कुमार जी जैसी मिलती नजर आ रही है। तो इस पर वो बड़े मजाकिया से अपने साथ में बैठी हुई एक बहुत खूबसूरत महिला, जो बाद में पता चला कि वो लीना चंदावरकर थी, उसकी तरफ देखा। अरे इनको तो मैं किशोर कुमार लग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जरूर करिए, लेकिन एक बात का ध्यान करिए कि मैं पैसे के मामले में बहुत सख्त हूँ, कोई छूट नहीं देता हूँ। अगर यकीन नहीं हो तो मेरे पास बैठी ये मेरी नई बीवी लीला चंदावरकर, शायद शादी भी उनकी 1980 में ही हुई होगी, तो उससे पूछ लो। पुराने वक्त में ऐसी बात नहीं थी। किशोर कुमार और रफी जी की बहुत इज्जत करते थे, और इतनी इज्जत करते थे, उसका वाक्य भी मेरे को याद आ रहा है कि जब उनका बेटा अमित कुमार गाना सीख रहा था, छोटा था, तो उसको कहते थे बेटा तुम मेरे गाने ना सुना करो, तुम सिर्फ 2 और सिंगर्स हैं उनके गाने सुना करो, वो परफेक्ट हैं। और पहले हैं कुंदन लाल सहगल और दूसरे हैं मोहम्मद रफी। और रफी जी ने भी आगरा रोड में सुन के रिप्पी टिप्पी हो गई एक गाना गाया था, जिसमें यूडलिंग की हुई है उन्होंने, बिल्कुल किशोर कुमार की तरह यूडलिंग भी की हुई है। और उसके लिए रफी साहब ने भी उनसे कुछ तरीके पूछे थे यूडलिंग के, मतलब वो माइंड नहीं करते थे एक दूसरे की मदद करने में। कि किशोर कुमार अपने फिल्मों के हीरो भी होते थे, गाने भी गाते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कुछ गाने ऐसे थे जहां किशोर कुमार जी को रफी जी की आवाज का सहारा, और ओपन एयर ने फैसला किया कि ये गाना मैं रफी जी से ही गवाऊंगा, क्योंकि वो शायद क्लासिकल ज्यादा अच्छा गा सकते हैं। मैं किशोर कुमार जी से कई बार मिला हूं, और जो पहली मुलाकात थी वो तो बहुत ही रोचक थी। मेरे महबूब कयामत होगी। आहा पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिले। जरूरत है जरूरत है जरूरत है। सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी। ग्रेट लीजेंड्स के दर्शकों को मेरा यानी कि अमरजीत सिंह कोहली का नमस्कार। साथ में मैं विनोद विप्लव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और वाकई ही एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, जिसके द्वारा पुराने लीजेंड्स के बारे में नई पीढ़ी को भी पता लगता है, उन लोगों से बातें सुन के जो उन लीजेंड्स को मिल चुके हैं। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, और बाद में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को ज्वाइन किया था, और एक उच्च पद से मैं रिटायर हुआ।
लेकिन मेरा रुझाव हमेशा ही, जब मैं सर्विस में था तब भी और आज तक, यही रहा है कि मैं संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन करता हूं। इसके साथ ही बॉम्बे के फिल्म स्टार्स को अवार्ड्स देने के कई फंक्शंस भी करता रहा हूं और ये पिछले 54 साल से हो रहा है। अब मैं अपने 79th ईयर में हूं और अभी भी ये गतिविधियां शुरू हैं। आज मैं आपको किशोर कुमार जी के बारे में अपने संस्मरण पेश करूंगा। मैं किशोर कुमार जी से कई बार मिला हूं और जो पहली मुलाकात थी वो तो बहुत ही रोचक थी। हुआ यूं कि आज से ठीक 40 साल पहले सितंबर 1980 में मैं न्यूयॉर्क से फ्लाइट से आ रहा था लंदन पे, और उस फ्लाइट के शुरू होने के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद मेरे आगे 2-3 सीटें जो छोड़ के दो पंजाबी थे, सरदार जी थे, उनका आपस में किसी बात पे थोड़ा तू मैं हो रही थी। वो उठ के पंजाबी में आपस में ऊंचा ऊंचा कुछ बोल से रहे थे। तो मैं उठा अपनी सीट से और उनकी कुछ बातें सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पीछे 2-3-4 सीटें छोड़ के बैठे हुए एक सज्जन ने जोर से हाथ हिला हिला के मेरे को अपनी तरफ पुकारा। हाथ हिलाते रहे और बार बार कहते रहे कि इधर आओ। तो मैं खैर वहां पे चला तो वो मेरे से कहने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये पंजाबी में ये क्या कह रहे हैं। फिर दूसरा जवाब जो देता था तो वो क्या कि उसने क्या जवाब दिया, तो वो एक जैसे बच्चा कौतूहल में कोई सवाल पूछता रहता है उसी तरह तो मैं उनकी ट्रांसलेशन ही करता रहा। और जब वो थोड़ा सा वो झगड़ा खत्म सा हुआ तो तब पहली बार मैंने ध्यान से उस इंसान के चेहरे पे देखा तो मेरे को लगा कि ये तो किशोर कुमार जी जैसे हैं। लेकिन मेरे को ये भी हैरानी थी कि यहाँ पे कोई उनका ऑटोग्राफ लेने भी नहीं आ रहा है और ना ही न्यूयॉर्क पे मैंने उनको हवाई जहाज पे चढ़ते हुए भी देखा है, और ये ऑर्डिनरी क्लास में जा रहे हैं। तो मेरे को शक था, तो मैंने पूछा जी मुझे को आपकी शक्ल कुछ किशोर कुमार जी जैसी मिलती नजर आ रही है। तो इस पर वो बड़े मजाकिया से अपने साथ में बैठी हुई एक बहुत खूबसूरत महिला, जो बाद में पता चला कि वो लीना चंदावरकर थी, उसकी तरफ देखा। अरे इनको तो मैं किशोर कुमार लग रहा हूं। और उसके बाद में वो एकदम से मुस्कुराने लगे दोनों लोग और हम तीनों हंस पड़े। और तब मैंने कहा कि किशोर जी मैं पिछले 14 सालों से म्यूजिकल प्रोग्राम्स करता हूं और मैंने रफी जी को भी एक बार 1970 में 10 साल पहले बुलाया हुआ एक प्रोग्राम में, तो मैं आपका भी एक कार्यक्रम करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं जरूर करिए, लेकिन एक बात का ध्यान करिए कि मैं पैसे के मामले में बहुत सख्त हूं, कोई छूट नहीं देता हूं। अगर यकीन नहीं हो तो मेरे पास बैठी ये मेरी नई बीवी लीला चंदावरकर, शायद शादी भी उनकी 1980 में ही हुई होगी, तो उससे पूछ लो। तो इस तरह की कुछ बातें चलती रही। तब मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास हैंड बैग में कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो वो मैं उसमें से अपनी सीट पे गया और कुछ ज्वेलरी निकाली और मैंने लीला चंदावरकर को देने की कोशिश की, तो लेकिन वो इनकार कर रही थी। तो फिर किशोर कुमार जी ने उनको कहा ले लो, ये सरदार जी लोग बड़े दिल वाले होते हैं, और ये भी तो देखो कितनी देर से मेरी ट्रांसलेशन भी कर रहे थे। तब मुझे ये भी पता लगा कि वो कनाडा से चढ़े थे, न्यूयॉर्क से नहीं चढ़े थे, पहले कनाडा से आ रहे थे और वो भी। तो उसके बाद में वाकई ही मैंने एक यहाँ पे सरस्वती म्यूजिक कॉलेज है जिसके हेड
बी आर सैनी जी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो किशोर कुमार जी के 2 शो हमने किए कुछ सालों के बाद। पहला शो था वो रविंद्र रंगशाला में हुआ था और उसमें देखने के लिए 15,000 लोग आए थे। और तब मैंने स्टेज पे किशोर कुमार की जो परफॉर्मेंस देखी, उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि वो उसी तरह उछल कूद करते थे जिस तरह की फिल्मी उनकी छवि है। और कुछ गाने तो ऐसे थे, जैसे कि एक गाना है गुणी जनो भगत जनो, जिसमें आ जाता है पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। तो उसमें वो एकदम से लेट जाते थे, माइक मुंह पे आ जाता था और लेट जाते थे उछल के, और उसमें गाते थे। लेकिन एक खासियत थी कि वो जो माइक का डिस्टेंस होता है ना उनके मुंह से, वो वही रहता था। तो जो रिकॉर्डिंग जो हम लोग सुनते थे, 15,000 लोग दूर दूर तक बैठे थे, उनको कोई फर्क नजर नहीं आता था। यानी कि वो स्टेज परफॉर्मेंस में एक्चुअली इस तरह की करने में बहुत अच्छे होते थे। और बाद में एक दूसरा शो भी हुआ आईजी स्टेडियम में भी, वो भी बहुत बड़ा स्टेडियम है, 15,000 लोग उसमें भी थे। तब वो सलमा आगा जी के साथ में आए थे। खैर ये बातें तो हुई। उसके कुछ साल के बाद मैं बंबई गया हुआ था और वापसी पे मैंने 13 अक्टूबर की ट्रेन से अपनी दिल्ली की जर्नी शुरू की, 13 अक्टूबर को। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो सवेरे 14 अक्टूबर हो चुका था। तो मेरे को सवेरे सवेरे ही मेरे दोस्त मिड डे के एडिटर आदर्श वर्मा, उनका फोन आया, क्या आपको मालूम है कि कल यानी कि 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार जी की डेथ हो गई है, तो आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? तो एकदम से ध्यान आया। तो मैंने कहा कि हम एक कॉन्डोलेंस मीट करेंगे उनके लिए। और मैंने ये कहा कि चार्ली चैपलिन के बाद किशोर कुमार दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्मों के हर पहलू पे काम किया है। वो एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक्टर थे, लिरिक्स राइटर थे और स्क्रीन प्ले तक भी। यानी कि उन्होंने स्वाय खुद टिकटें बेचने के फिल्म के हर पहलू पे काम किया हुआ है, ये उनके शब्द थे। खैर उसी दिन हमने ये भी फैसला किया कि इस असेंबली का नाम किशोर कुमार जी के साथ जुड़ा तो होना ही चाहिए था। तो हमने नाम सोचा सखा। अब सखा नाम बना कैसे? वो ऐसे कि एस से बनता है सिंगर, ए से एक्टर, के से किशोर, एच से होमेज, ए से असेंबली। सिंगर, एक्टर, किशोर, होमेज, असेंबली, इनके शब्दों के पहले अक्षर को लें तो ये वर्ड सखा बन जाता है। तो आप यूं समझिए कि 18 अक्टूबर 1987 को ये सखा संस्था की स्थापना हुई। इससे 21 साल पहले, मैं तो 1966 से ही शो कर रहा था, अलग अलग सोसाइटीज होती थी। मुकेश जी की याद में मुकेश मेमोरियल सोसाइटी, कभी शोभना कला संगम, कभी युग कला संगम, कभी सिर्फ कला संगम, इस तरह के बहुत सोसाइटीज थी। तो हमने फैसला किया कि आगे से हम जो शो भी करेंगे वो सखा के नोटिशंस बहुत मशहूर हो गए और दर्शक बहुत गणना में आने शुरू हो गए। हमारे कंपटीशन होते थे दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 2,500 है। लेकिन उसमें पूरा हॉल भर जाने के बाद भी बहुत लोग खड़े होते थे और इसके अलावा कुछ लोग बाहर भी रह जाते थे, 200-300। और क्योंकि हम हर प्रोग्राम में एक इंटरवल करते थे रेस्ट देने के लिए आर्टिस्टों को, खाना पीना कर लें, तो वो उस वक्त वो भी अंदर घुस जाते थे, तो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता था। तो ये 88, 89, 90 में ये तीनों कंपटीशन श्री फोर्ट में हुए और इन्हीं हालात में हुए। तब मैंने ये फैसला किया कि हम एक और बड़ा ऑडिटोरियम, वहां पे हम ये प्रोग्राम किया करेंगे। तो उस वक्त
एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है करोल बाग के पास रिज रोड पे, जिसका नाम है रविंद्र रंगशाला। दिल्ली के बड़े बड़े स्टार शोज शुरू में रविंद्र रंगशाला पे ही होते थे, क्योंकि तब तो आईजी स्टेडियम भी नहीं बना हुआ था। तो हमने फैसला किया हम रविंद्र रंगशाला में करेंगे, और वहां पे उस प्रोग्राम में भी 15,000 से 20,000 के बीच में लोग उस शो को देखने आए। हमारी चीफ गेस्ट होती थी, मिनिस्टर होती थी गिरजा व्यास, उन्होंने उस दिन सखा पुरस्कार भी बांटे। और इसके अलावा एक डायरेक्टरी जारी की गई जिसमें जो सिंगर्स मेरे प्रोग्राम में गाते थे उनकी एक डायरेक्टरी, जिसमें उनकी फोटो और उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस होता था। किशोर कुमार जी को रफी जी की आवाज का सहारा लेना पड़े। पहली बार 1958 में एक फिल्म रागनी आई थी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर, और इसके प्रोड्यूसर थे किशोर जी के बड़े भाई अशोक कुमार, जिन्होंने उस फिल्म में एक्टिंग भी की है। पद्मिनी उस फिल्म की हीरोइन थी। उस फिल्म के काफी गाने किशोर जी ने गाए, लेकिन एक गाने पे बात अटक गई। वो गाना था, क्लासिकल बेस सॉन्ग था, मन मोरा बावरा, जिनको किशोर कुमार जी ने पर्दे पे गाना था। और ओपी नैयर ने फैसला किया कि ये गाना मैं रफी जी से ही गवाऊंगा, क्योंकि वो शायद क्लासिकल ज्यादा अच्छा गा सकते हैं। तो वो इस बात पे वो अड़ गए। किशोर कुमार ने, कहते हैं, सुनी सुनाई बात है, अपने बड़े भाई अशोक कुमार से कहा कि आप तो प्रोड्यूसर हो, आप थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालो। तो अशोक कुमार ने कहा किशोर के मैं नहीं कर सकता, कि ओपी नैयर तो बहुत मशहूर है, बहुत जिद्दी है, इगोइस्ट है, उसे एक बार फैसला कर लिया तो वो टलेगा नहीं। तो खैर वो गाना किशोर कुमार, फिल्म देखो तो किशोर कुमार गा रहे हैं, और आवाज सुनो तो मोहम्मद रफी जी की आवाज है। ऐसा अगले साल दोबारा हुआ। एक फिल्म बनी शरारत 1959 में। उसमें हीरो थे किशोर कुमार, हीरोइन थी मीना कुमारी, और फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन। उस फिल्म में बहुत सारे गाने, ज्यादातर गाने किशोर कुमार जी ने ही गाए हैं, लेकिन एक गाने पे बात फिर अटक गई, जो कि उस फिल्म का थीम सॉन्ग था। वो गाना था, अजब है दास्तां तेरी या जिंदगी, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया कभी। ढला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी या जिंदगी। थी फिल्म शरारत, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। तो फिल्मों में किशोर कुमार गा रहे थे और आवाज रफी साहब की थी। तो ये भी मैं कहूंगा कि प्रोग्राम तो आज किशोर जी का है, पर ये रफी जी की भी एक नमस्कार ही कहना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि उनकी आवाज का सहारा इतने बड़े सिंगर को भी लेना पड़े। तो बस कि जब मैं आजकल के माहौल को देखता हूं तो प्लेबैक सिंगर्स की, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बहुत ईर्ष्या होती है आपस में। वो मतलब वो एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से कई बार रन डाउन भी करते हैं, लेकिन पुराने वक्त में ऐसी बात नहीं थी। किशोर कुमार और रफी जी की बहुत इज्जत करते थे, और इतनी इज्जत करते थे, उसका वाक्य भी मेरे को याद आ रहा है कि जब उनका बेटा अमित कुमार गाना सीख रहा था, छोटा था, तो उसको कहते थे, बेटा तुम मेरे गाने ना सुना करो, तुम सिर्फ 2 और सिंगर्स हैं उनके गाने सुना करो, वो परफेक्ट हैं। और पहले हैं कुंदन लाल सहगल और दूसरे हैं मोहम्मद रफी। वो गाने उनके सुन के ही तुम बड़े सिंगर्स बनोगे, मेरे को फॉलो नहीं किया करो। ये किशोर कुमार जी की महानता है कि रिप्पी टिप्पी हो गई एक गाना गाया था
जिसमें यूडलिंग की हुई है उन्होंने, बिल्कुल किशोर कुमार की तरह यूडलिंग भी की हुई है। और उसके लिए रफी साहब ने भी उनसे कुछ तरीके पूछे थे यूडलिंग के, तो मतलब वो माइंड नहीं करते थे एक दूसरे की मदद करने में। तो ये उस वक्त की एक बड़ी खासियत थी जो आजकल के माहौल में दिखती नहीं है। ओपनली एक दूसरे की सराहना करना, एक दूसरे को बताना कि ये ज्यादा बढ़िया कर रहा है। तो अगर किशोर कुमार जी को कभी फील नहीं हुआ, उनको बाद में ये यकीन था कि दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स ओपी नैयर ने और शंकर जयकिशन ने ठीक ही ये डिसीजन ली थी कि उनके ये दो गाने जो उनपे फिल्माए गए थे वो उन्होंने रफी जी से गवाए। तो इतनी इज्जत थी उनके दिल में। तो बस यही कुछ संस्मरण है मेरे किशोर के बारे में। अपने कमेंट्स जरूर ग्रेट लेजेंड्स पे लिख के दें, और कोई सवाल भी हो तो वो भी आप वहां पे पूछें, मैं कोशिश करके उनका जवाब दूंगा। एक बार फिर विनोद विप्लव जी का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने ग्रेट लेजेंड्स नाम के शीर्षक के नाम की ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पुराने लीजेंड्स के बारे में आजकल के लोगों को बताया जाता है, उन लोगों के मुंह से जिन्होंने उन ग्रेट लीजेंड्स के साथ मुलाकातें की हैं और इंटरेक्शन किया हुआ है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी,